This is the minister who has made you minister. Who has made you minister? Sir, आपको नहीं, आपको पीछे, आपको नहीं, आपको पीछे, आप प्रश्न पूछिए, आप डिबेट नहीं करें। Now the constantly the stand which has been taken, by the ministry that there are fraud cases are there of 25 lakhs, and we are repeatedly saying you take immediate steps in this matter. We don't have any objection. You initiate criminal proceeding, you arrest them. We don't have any difficulties. But taking the name of 25 lakhs false card, you can't stop the benefits to the 10 crores people of the West Bengal. Sir, my question is, whether will you implement or not implement? If there is a corruption, why you are not taking them into the custody? Why you are not taking steps? But you can't say that it will not be believed. Giriraj Singh, this is not accepted. You are a central minister, you are behaving like this. You are behaving like this. What is this? Therefore you can't take step. No. Why Giriraj Singh will pass the comment? Don't do these things. Don't do these things. ये ऐसे कैसे बोल सकता है? ये ऐसे नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी, आप अवस्था दीजिए, ऐसे नहीं बोल सकते ये। संसदीय कार्य ऐसे नहीं बोल सकता, आप अवस्था दीजिए। अध्यक्ष जी, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जब क्वेश्चन आवर चल रहा है और कोई आपने किसी सदस्य को अलाउ किया बोलने के लिए, वो क्वेश्चन ही पूछे ना। आपको मंत्री किसने बनाया? ये कौन होते हैं जी कहने वाले? और एक मिनट मैं व्यस्त हूँ। माननीय सदस्य, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी कोई विषय हो तो आपस में टिप्पणी करना बंद कर दें, व्यक्तिगत। नो प्लीज, आप ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे थे। एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट प्लीज। माननीय सर प्लीज, माननीय प्लीज, प्लीज माननीय सदस्य, मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप बोलते समय शब्दों का चयन ठीक करें। आप ऑफिशियली बोल रहे हैं, नॉन ऑफिशियली कोई भी बोले, इधर से बोले उधर से बोले, उसकी टिप्पणी का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। ये सदन में आप मानो कोई सदस्य बोला आसन पे, ऑफिशियली बोला, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए अनऑफिशियली टिप्पणी का जवाब देना छोड़ दें। आप भी छोड़ दें, आप भी छोड़ दें, ये तरीका ठीक। आप किसको ज्ञान देना, आप मत समझाओ ज्ञान देने का। हम चलो बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष कल्याण जी हो गया। कल्याण जी, ये आचरण ठीक लगता है आपको? कल्याण जी, ये आचरण ठीक लगता है? आप 5 बार के सांसद हैं। आप जवाब दीजिए, आप उनके बात नहीं होते, आप मत दीजिए। किस नहीं? अध्यक्ष महोदय, ये बार बार प्रश्न उठता है, पश्चिम बंगाल में धनराशि रोक दी गई है और प्रश्न पूछने वाले भी व्यक्ति एक ही होते हैं। मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूं, एक ही प्रश्न इनका होता है कि बंगाल में धन का आवंटन क्यों रोका गया है। और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब केंद्र की टीमें जांच करने बंगाल गई तो हमारी योजनाओं का दूसरा नाम दे दिया। अगर जो कोई टेंडर हुआ तो उसको 2-2, 3-3 पार्ट में काट के उसको रीटेंडर किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी टीमें जो जांच करने गई उनके साथ अभद्रता की गई, और जो टीमें ने जब रिपोर्ट किया तो वहां की धनराशि रोक दी गई। और ये मोदी सरकार है, ना किसी को खाने देंगे, और जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, मैं ये जिन माननीय सांसद ने कहा कि राज्य सरकारों के पावर कम किए जाएंगे, ऐसा कोई इसमें प्रश्न नहीं उठता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एक इनहेरेंट विश्वास रखते हैं
एक पक्का विश्वास रखते हैं और वो राज्य सरकारों को साथ लेके चलने में उनका हमेशा, उनकी कार्यपद्धति, उनके काम को आप देखेंगे तो वो राज्य सरकारों को हमेशा साथ लेके चलते हैं। कई इसके उदाहरण दे सकता हूँ मैं। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी मान्यवर सभापति जी बहुत अच्छा बजट का एलोकेशन किया गया है। मैं नाम लेके भी बता सकता हूँ। केरल में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी मोदी जी ने रेलवे के लिए 3000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है और यही यूपीए के समय मात्र 372 करोड़ होता था। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण है। तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं है, अध्यक्ष जी वहाँ पे 6626 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। 870 करोड़ 880 करोड़ होता था। अभी उड़ीसा में हमारी सरकार बनी है, उससे पहले हमारी सरकार नहीं थी, मात्र 800 करोड़ का बजट होता था। यूपीए सरकार के दौरान मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल, जहां से इतने कद्दावर रेल मंत्री आते थे, प्लीज आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, 1 सेकेंड। प्लीज वेस्ट बंगाल में बैठ कर माननीय सभापति जी, टेक योर माननीय सभापति जी, टेक योर सीट, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज प्लीज। माननीय सभापति जी, पश्चिम बंगाल में जहां यूपीए के समय 4380 करोड़ का बजट होता था, वहां आज 13,955 करोड़ रुपए। ये किस आधार पे कहते हैं कि स्टेट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है? बताइए माननीय सभापति जी। ये बिल्कुल निरर्थक बात बोलते हैं कुछ लोग और केवल राजनीति के लिए बोलते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की छोटी राजनीति न करें। अध्यक्ष जी, ये बात सही है कि रेलवे में टेक्निकल लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मान्यवर मनोज झा जी ने भी कहा, सौरभ जी ने भी कहा और मान्यवर कई सांसदों का इस तरह का मत था कि ज़रूर इसमें टेक्निकल लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है। आप चाहे ट्रैक सिस्टम देखो, मैन्युफैक्चरिंग देखो लोकोमोटिव्स की, चाहे कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग देखो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखो, चाहे सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम का सिस्टम देखो, चाहे रेलवे के ऑपरेशंस को देखो, हर जगह टेक्निकल इम्पोर्टेंस, टेक्निकल वर्क होता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष निर्णय लेके गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है, जिससे कि रेलवे के टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में रिसर्च हो सके, ट्रेनिंग हो सके और अच्छे से अच्छे ट्रेंड लोगों को रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सके। ये उस महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम है कि आज रेलवे में एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक नए तरीके से काम करने की पद्धति आ रही है।